कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे वार्ता करनी है। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर 1। नंबर 2, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसमें हिंदू पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, ओबीसी के लोगों को 38 वर्ष तक नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी। अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी है। किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो ओबीसी है। तो इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। तो सरकार जो नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को छूट देती है, वो पेंशन योजना में उनके लिए बेकार हो गई। क्योंकि अगर वो 36 साल में नौकरी पाते हैं तो 24 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर 37 साल में नौकरी पाते हैं तो 23 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर 38 साल में नौकरी पाते हैं तो 22 साल नौकरी कर पाएंगे। तो ये पेंशन स्कीम इस देश के लाखों दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोगों को
पेंशन की सुविधा से वंचित करेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, नंबर एक। नंबर दो, अर्धसैनिक बलों की बात करें। अधिकतर अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशतः पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं, अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे, उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है, तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तो 40 साल तक आपके सैलरी से प्रति माह 10% की कटौती होगी पेंशन के नाम पे। 40 साल अगर आपने नौकरी की तो 40 साल कटौती होगी, 25 साल नौकरी की तो 25 साल कटौती होगी, और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह कौन सी योजना है भाई? आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा, या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपकी यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर है, और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। फिर तो अच्छा है, कोई कर्मचारी अपनी सैलरी से हर महीने 10% निकाल के किसी योजना में जमा कर दे, और वो अपनी पेंशन के लिए बाद में वैसे ही उसको मिल जाएगी पेंशन। क्या जरूरत है कि आप काटेंगे और आप उसको बाद में देंगे? और 2-3 चीज़ों की स्पष्टता नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से उस पर स्पष्टीकरण चाहूँगा। मान लीजिए, ईश्वर न करे, कि किसी का आपने 40 साल तक उसकी नौकरी में 10% सैलरी काटी और 62 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल उसने पेंशन योजना का लाभ लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो आगे जो उसका पैसा जमा है आपके पास, उसका क्या होगा? मान लीजिए रिटायरमेंट के 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो पैसा उसका जमा है, उसका अपना पैसा 10% जो आपने काटा है हर महीने, उस पैसे का क्या करेंगे आप?
उनकी पत्नी को देंगे? अगर मान लीजिए पति पत्नी दोनों नहीं है तो क्या उनके बच्चों को देंगे, या वो पैसा सरकार के खजाने में रख लेंगे? मैं आपके माध्यम से ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। उस पर मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसका। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यूपीएस की योजना बंद की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम, जो इस देश के लाखों कर्मचारियों की मांग है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और मैंने पार्लियामेंट में भी बार बार बोला है, फिर दोहरा रहा हूँ, कोई 40 दिन सांसद रह जाए, 40 दिन विधायक रह जाए, 40 दिन एमएलसी रह जाए, 40 दिन एमएलए रह जाए, तो उसको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलती है। कोई कर्मचारी 40 साल अगर कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, कर्मचारियों के मांगों के साथ खड़ी है। आज विजय बंधु जी से भी मेरी बात हुई, और आगे अगर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे। और हमारी मांग अभी भी वही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, जिसमें आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बगैर भेदभाव के पेंशन योजना का लाभ दें, जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को बगैर किसी भेदभाव के पेंशन का लाभ दें, जिसमें आप 20 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट करने वाले को भी पेंशन का लाभ दें और अंतिम सैलरी का आधा पेंशन दें। क्योंकि आपने यूपीएस में लिखा हुआ है कि 12 महीने की जो अंतिम जो 12 महीने होंगे उस सैलरी का एवरेज निकालकर आप पेंशन देंगे। तो लोग चिंता जता रहे थे, कई बार कोई वेतन आयोग आ जाता है, किसी तरीके से अचानक तनख्वाह बढ़ जाती है, तो उसका एवरेज आप निकालेंगे तो वो भी एक घाटा और नुकसान उनका होता है। तो पहले जो नियम था ओपीएस का, पुरानी पेंशन का, कि अंतिम सैलरी का जो है आप पैसा निकाल के दें, नंबर 1। दूसरा, वक्फ बोर्ड के बिल की बहुत चर्चा हो रही है, और अभी मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से मिल के आया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और भी कई संस्थाओं से मैं मिला। पिछले दिनों इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स एक संस्था है जिसके प्रोग्राम में मैं गया था, अदीब अनवर साहब के। वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और सिख कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग, सब आए हुए थे उसमें। तो ये वक्फ बोर्ड का बिल क्यों लाया जा रहा है, क्या है इसके पीछे की मंशा? मैं जेपीसी का मेंबर भी हूं, जो पार्लियामेंट की कमेटी बनी है उसका सदस्य भी हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इस बिल के बारे में समझूं। तो मैं गया, अभी आज उनसे मुलाकात की मैंने। तो इसमें 3-4 बड़ी भ्रांतियां फैलाई जा रही। क्या कहा जा रहा है? वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अगर अपना कह दे तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। ये कहां से निकाल के लाते हैं भाजपा वाले? कहां से पता चला भैया आपको? ये कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम इस वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य को शामिल करेंगे। महिला सदस्य तो पहले से ही शामिल हैं, शामिल हो सकती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है उसमें। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है, जबकि ये गलत फिगर है। मेरे ख्याल से 5,72,000 एकड़ जमीन उनके पास है। ये 9 लाख एकड़ का जमीन का फिगर आरएसएस की विश्वविद्यालय से निकला, व्हाट्सएप वाले, या बीजेपी के विश्वविद्यालय से निकला, मुझे नहीं पता। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है। फिर क्या कह रहे हैं कि जितनी वक्फ की संपत्ति है उससे 12,000 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है। मैं, बड़ी अजीब बात है। तो अब इस देश की मस्जिदों में नमाज पढ़ने का टिकट लगाया जाएगा तो आमदनी हो सकती है, या कब्रिस्तान में किसी को दफन करना है तो उसका पैसा लगाओ तो आमदनी हो सकती है, या दरगाहों से आमदनी करो या मदरसों से आमदनी करो। आप आमदनी कैसे कर सकते हैं? कहां से करेंगे? अच्छा चलिए, 12,000 करोड़ की आमदनी की इतनी चिंता है तो मैं एक सुझाव दे रहा हूं मोदी जी को कि आप नीरव मोदी को अकेले पकड़ के लेके आइए, 20,000 करोड़ रुपए की वसूली इससे कीजिए और 12,000 करोड़ वक्फ बोर्ड वालों को दान दे दीजिए, 8,000 करोड़ अपने सरकारी खजाने में रखिए। क्या समस्या है आपको?
लेकिन ये बांटो और राज करो का बिल है और अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने का बिल है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। वक्फ की संपत्ति कैसे दान दी जाती है, मैं उसका एक छोटी से 2 लाइन की बात आपको बताता हूं। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ करनी है अगर, तो पहले सर्वे कमिश्नर जो सरकार का व्यक्ति होता है वो उसका सर्वे करता है, फिर 1 साल तक उस पर नो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, फिर 1 साल के बाद सरकार का, शासन का सेक्रेटरी जो सरकारी कर्मचारी है वो उसको नोटिफाई करता है एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। ये तरीका है, इतना ट्रांसपेरेंट तरीका है। तो इसमें कहां से ये बात आ गई कि किसी को भी वक्फ संपत्ति घोषित की जा सकती है? फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ट्रिब्यूनल के, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह और भी हास्यास्पद बात है। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है और इसको लेकर कई फैसले भी आए हैं। तो ये दूसरी गलत बात है जो प्रचारित की जा रही है। तीसरी बात क्या कही जा रही है? सच्चर कमेटी ने ये कहा, सच्चर कमेटी ने ये कहा। सच्चर कमेटी की मैं रिपोर्ट आपको भेजूंगा। सच्चर कमेटी ने जो असल बात कही उसको हमारे कानून मंत्री जी ने नहीं बोला, हमारी सरकार ने नहीं बोला। सच्चर कमेटी ने कहा दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि वक्फ की जमीनों पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, उसको हटाया जाए। यह लिखा हुआ है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, वो आप बोलते नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये बाबा साहब के द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान की धारा 26 के भी खिलाफ है। धारा 26 क्या कहती है? धारा 26 कहती है किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने उपासना पद्धति के हिसाब से पूजा पाठ इबादत करने की, प्रार्थना करने की पूरी छूट है। और दूसरा, वो कानून कहता है, भारत का वो संविधान का की धारा कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन की पूरी आज़ादी है और उसमें उसी धर्म के व्यक्ति होंगे, कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति नहीं होगा। ये लिखा हुआ संविधान में हमारे। तो आप कह रहे हैं कि उसमें गैर मुस्लिम को हम शामिल करेंगे, तो ये भारत के संविधान की धारा 26 के भी खिलाफ है। फिर आप कह रहे हैं उसमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तब वो वक्फ कर सकता है। बड़ी मजेदार बात सुनिएगा। कह रहे हैं कि 5 साल तक कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों का पालन करेगा पहले, तभी वो दान कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं मुसलमानों में जो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रोजा रखते हैं, नहीं रखते, लेकिन वो दान नहीं कर सकते। मोदी जी कह रहे हैं वक्फ नहीं कर सकता वो। और वक्फ के मूल कानून में क्या लिखा है कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम कोई भी दान कर सकता है। तो दान कोई भी कर सकता है, लेकिन अब उसको परिवर्तित कर दिया कि नहीं साहब, वक्फ तो वही कर सकता है जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। तो क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे मोदी जी? चेक करेंगे कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर ये जो कानून आया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीनों को कब्जा करने का है, चर्च की जमीनों को कब्जा करने का है, मंदिर की जमीनों को कब्जा करने का है, दलितों और आदिवासियों की जमीनों को कब्जा करने का है। क्योंकि किसानों की जमीनों को कब्जा करने का 3 काला कानून फेल हो गया, इसलिए वक्फ की जमीन कब्जा होने जा रही है। और अगला नंबर गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर की जमीनों को कब्जा करने का है, उसके लिए भी कानून आएगा। मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, नंबर 1। और नंबर 2, भारतीय सेना की जमीन को, 13,000 एकड़ जमीन को अभी उठाकर अपने दोस्त अडानी और कुछ लोगों को अयोध्या में दे दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। तो ये जमीनों को कब्जा करने की योजना है। ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल ये जमीनों को कब्जा करके दोस्तों को देने की योजना है।
और जिसमें उनके सबसे चहेते दोस्त अडानी के लिए कुछ भी करेगा वाला फार्मूला लागू करेंगे। नंबर 1। अब अंतिम बात, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसको मैंने बार बार उठाया था और वो बात सच निकल के आई। तब हमारी बात मानी नहीं गई कि उसमें आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया था और पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण को छीना गया था। लगभग 18,000 से लेकर 22,000 तक की बात उस समय आ रही थी कि उनकी नौकरियां खाई गई। अब दोनों पक्ष आंदोलन कर रहे हैं, जो नौकरी से निकाले गए और जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। सरकार इसका समाधान निकाले और इसका समाधान निकालकर आरक्षण उसकी मूल भावना के अनुसार, उसके मूल स्वरूप में, उसके नियमों के अनुसार बगैर कोई हेर फेर किए लागू होना चाहिए। और जो शिक्षक भर्ती की बात है, 69,000 आपने किया है, बहुत सारे शिक्षकों के पोस्ट अभी भी खाली है, वो पूरी पोस्ट भरिए और सबको नौकरी दीजिए। ये एक बात हम कहना चाहते हैं। 2 दिन पहले बहुत ही आपत्तिजनक बयान भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत जी ने दिया और ये देश के अन्नदाताओं का अपमान है। 1 साल तक जिन्होंने आंसू गैस के गोले झेले, जिन्होंने लाठियां बर्दाश्त की, जिन्होंने मुकदमे बर्दाश्त किए, ये 750 किसानों की शहादत का अपमान है, क्योंकि किसानों को बलात्कारी कह रही हैं भाजपा की सांसद कंगना रनावत, हत्यारा कह रही है कंगना रनावत। अरे हत्या तो उनकी हुई, किसानों की हुई। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को देश के अन्नदाताओं के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अभी हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा से लगा हुआ पंजाब है, महाराष्ट्र में किसानों की बड़ी संख्या है, झारखंड में किसानों की बड़ी संख्या है, जम्मू और कश्मीर हो, चाहे देश के पैमाने पे हो, हर जगह इस मुद्दे को बार बार हम लोग बोलेंगे और किसानों को याद दिलाएंगे कि आपके बारे में कितनी घिनौनी और घृणित सोच भारतीय जनता पार्टी और उनकी सांसद की है। कभी उनको खालिस्तानी कहते हो, कभी पाकिस्तानी कहते हो, कभी आतंकवादी कह रहे हो, अब बलात्कारी कह रहे हो। तो बहुत ही शर्मनाक बयान है। इसके लिए कंगना रनावत को भी और भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सम्मेलन 13 अक्टूबर को प्रादेशिक सम्मेलन हम लोग करेंगे और इसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता लखनऊ में इस प्रादेशिक सम्मेलन में शामिल होंगे। आगे 1 साल की रणनीति हम लोग अपनी तैयार करेंगे कि कैसे पार्टी के विस्तार के लिए काम करना है। 8 जोन में उस 13 अक्टूबर के प्रादेशिक सम्मेलन के बाद 8 जोन के अंदर 8 प्रांत जो उत्तर प्रदेश के हमने बनाए हैं पार्टी की ओर से, उसमें प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और जो तिरंगा शाखा हमारी थी उसका विस्तार करके फिर से हम लोग काम शुरू करेंगे। बीच में उसका काम थोड़ा बाधित हुआ है, रुका है, तो उस तिरंगा शाखा को फिर से सक्रिय करने की हमारी आने वाले दिनों में योजना है। मुझे इतनी बात कहनी थी, हमने आपका ज़्यादा समय लिया। आपके कोई प्रश्न तो आप पूछें। इन 10 सीटों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है और हमारे जो साथी हैं हम सब प्रयास करेंगे कि इंडिया गठबंधन की इसमें जीत हो और 10 के 10 विधानसभाओं में, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए वो इस बात का सीधा संकेत है कि लोग अब मोदी जी के जुमलों से, बीजेपी के झूठे वादों से ऊब चुके हैं। संजय सिंह जी, अभी जो योगी जी का एक स्टेटमेंट आया है, वो भाषण आगरा में दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जुड़ोगे तो बढ़ोगे, मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जुड़ोगे तो बढ़ोगे। हम अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले देश हैं। दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में आता है तो मोदी जी उसको कहां लेके जाते हैं? बापू की समाधि पर। कौन है बापू? शांति के प्रतीक, अहिंसा के प्रतीक, प्रेम के प्रतीक। कल हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई
अमेरिका चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, रसिया चले जाइए, हर जगह आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलेगा। कौन है भगवान श्री कृष्ण? प्रेम का संदेश देने वाले। तो प्रेम और भाईचारे की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जो बांटो और राज करो की नीति को मानते हैं, उनको देश ने नकारा है अभी लोकसभा के चुनाव में, आगे भी नकारेंगे। देश का सिद्धांत, भारत का सिद्धांत अहिंसा है, धार्मिक निरपेक्षता है, प्रेम है, भाईचारा है, विविधता में एकता भारत की विशेषता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है और इन्हीं सिद्धांतों को मान के हम गौतम बुद्ध के देश हैं, हम गांधी के देश हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के देश हैं। तो ये ऐसी बातें समाज को बांटने के लिए नहीं करनी चाहिए। मायावती को बसपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं आप? मायावती जी को मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे, और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, जिस 85% का नारा कांसीराम जी ने दिया था और एक मिशन उन्होंने शुरू किया था, उस मिशन को कामयाब करने के लिए वो आगे बढ़ें और बीजेपी को हराने में अपना सहयोग दें। जेजेपी और जो सिंगर आजाद पार्टी का गठबंधन हरियाणा में हो रहा है, उसको उसके सचिव हैं। अच्छी बात है, चुनाव है तो हर पार्टी एक दूसरे के साथ मिलेंगी, बात करेंगी, गठबंधन करेंगी, चुनाव में जाएंगी। फैसला तो अंत में जनता को लेना है। फर्रुखाबाद में एक ही दुपट्टे से दोनों बहनों की लाशें लटकी पाई गई है। मैंने देखा और बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है ये। तो इसकी सघन जांच करा के, गहनता से इस पूरे मामले की जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे की जाए। मैं ऐसी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से करता हूँ। ठीक है।